देखिए, देश में शिक्षा व्यवस्था हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा स्वाभाविक है। और जब भी बात किसी भी राज्य की आती है, उसमें बिहार को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जीवेश मिश्रा जी। इनसे आज हम हर एक उस मुद्दे पर बात करेंगे जो ज्वलंत है और साथ ही जो बिहार में अभी चल रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीएनपी चैनल। धन्यवाद आपको भी, आपके पूरे चैनल को बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा, आपके क्षेत्र से, आपके राज्य से, बिहार से। बिहार में अभी हम देख रहे हैं सर, हालांकि ये बहुत हॉट टॉपिक है, इससे मुझे शुरुआत नहीं करना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले मेरे दिमाग में ये क्लिक किया है भरत भूषण तिवारी वाला केस। इस पर लगातार जो है बयानबाजी हो रही है। तो भरत भूषण तिवारी वाले केस पे जीवेश मिश्रा जी क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहिएगा? क्या ये एनकाउंटर सही था? देखिए, सरकार अपना काम उसमें कर रही है। जब एसआईटी बैठ गई है, जांच का जिम्मा एसआईटी को सरकार ने दे दिया है, तो ये तय करना कि क्या गलत था क्या सही था, ये एसआईटी का काम है। आप कैमरे के ऊपर हम और आप बैठ करके इन बातों को तय नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो सच है कि हथियार डालने के बाद अंधाधुंध फायरिंग करने वाले कसाब को भी यह देश मौका देता है, तो भरत तिवारी पर फायरिंग क्यों, ये तो ज्वलंत सवाल है। और सरकार संजीदगी के साथ इस पर काम भी कर रही है। तुरंत सरकार ने एसआईटी भी बहाल किया और फायरिंग करने वाले अधिकारी पदाधिकारी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया है। तो सरकार अपना काम कर रही है, इस बात से भी पीछे नहीं हटा जा सकता है। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अभी अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ भी है और लगातार विपक्ष जो है इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, पक्ष विपक्ष को हम साइड अगर रख दें तो बात यहाँ जनता की आती है। करोड़ों श्रद्धालु हैं जो आहत हुए हैं। तो इस पर अभी जो है एसआईटी की जांच की बात हो रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से सवाल ये उठाया जा रहा है कि इस पर प्रधानमंत्री आके जनता को संबोधित करे, क्योंकि राम को जो लाए हैं जिम्मेदारी भी उनको लेनी पड़ेगी। मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जो लोग राम के अस्तित्व को नहीं मान रहे थे, वो अचानक राम के लिए आंसू बहाना शुरू कर दिए हैं। तो एक तो ये अच्छी बात भगवान राम की कृपा से हुई है। और रह गई बात कि जहाँ चंदा चोरी का सवाल है, तो बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ योगी सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों तक भी बात आती है, परत दर परत कोई भी व्यक्ति इसमें दोषी होंगे, आप मान कर चलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बचेंगे। ये बात आप लिख कर रख लीजिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर ये बात कहता हूँ। अच्छा सर, अभी हमने देखा कि हालिया परिवर्तन हुआ, हालांकि एनडीए गवर्नमेंट तो थी ही और नीतीश कुमार कई समय से जो हैं बिहार पर काबिज थे, सत्ता पर काबिज थे। अभी हाल में सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण किया है। ऐसे में आप वरिष्ठ नेता भी हैं, इतने समय से बिहार को भी देखा है, किसका कार्यकाल आपको बहुत सही लग रहा है? सम्राट चौधरी के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? हम वरिष्ठ नेता नहीं हैं, हम अपने दल के छोटे से कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं पार्टी में। और कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी जो काम को देती है उस कार्य को बखूबी करने का प्रयास करता हूँ। और अभी आदरणीय सम्राट जी को तो 6 महीने भी नहीं हुए हैं। 20 साल बनाम 6 महीने कैसे तुलना हो सकती है? 20 साल जिस दिन सम्राट जी का पूरा हो जाएगा, उसके बाद अगर ये सवाल लेकर आप आएंगी तो इस सवाल का जवाब मैं देने की स्थिति में रहूँगा। इतना तो तय है कि जिस सुशासन की बुनियाद मानवर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में डाली गई थी और जिस विकास के रफ्तार को तय करने का काम मानवर नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर किया, हम समझते हैं उसको उस गति से भी तेज़ी के साथ सम्राट जी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों सरकार की तुलना नहीं हो सकती। दोनों हमारी ही सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, ये भी एनडीए की सरकार है। उसके मुखिया नीतीश कुमार थे, इसके मुखिया सम्राट चौधरी जी हैं, और दोनों एक दूसरे के पूरक है। तन्मयता और तसल्ली के साथ बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये तो आपने सामंजस्य बैठा दिया, बहुत ही नाप तौल के बोला। नाप तौल करने में आकस्मिक प्रश्नों में नाप तौल कैसे हो सकता है? आप मुझे सवाल दे देती, मुझे घर से लिख कर लाना होता तो नाप तौल हो सकता था। इसी में मेरा एक सवाल, आकस्मिक प्रश्नों में नाप तौल की गुंजाइश ही नहीं होती है।
चूंकि यही सच्चाई है, यही फैक्ट है जो अपने आप आपके सामने आपके चैनल के ऊपर मैंने बेबाकी के साथ रखा है। तो मैं आपको ये भी बता दूं सर कि ये सवाल करने का मेरा कारण ये था कि अभी जैसे ये बात बिल्कुल सच है कि नीतीश कुमार ने 20 सालों से सींचा है बिहार को। अब जब सम्राट चौधरी आए हैं उनकी तुलना योगी जी से की जा रही है, योगी मॉडल से की जा रही है, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल किया था भरत भूषण तिवारी वाले में, उसमें कहीं ना कहीं उनकी किरकिरी उड़ रही है। नहीं, मुझे ये मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि यह देश अंधाधुंध फायरिंग करने वाले कसाव को भी मौका दे, इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता है। और मैं बड़ी मतलब ईमानदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर यह देश ये इतना संविधान में संविधान का सम्मान करने वाला देश है और संविधान पे चलने वाला देश है। आप सभी लोगों ने देखा होगा जब 26/11 की जब घटना घटी थी और मुंबई में जब अटैक हुआ था, तो अंधाधुंध फायरिंग करने वाले कसाव ने जब हथियार रख दिया तो उसको पुलिस अरेस्ट करके अपने को उसको भी यहाँ का कोर्ट ने एक मौका दिया अपने को प्रमाणित करने का, अपनी बात रखने का। तो हम समझते हैं यह देश अगर कसाव को मौका दे सकता है तो भरत तिवारी के हथियार फेंकने के बाद घेर करके इनकाउंटर अगर उनका किया गया तो यह कहीं से भारत के संविधान के अनुकूल और अनुरूप नहीं था। लेकिन घटनाएं घटती है, उसके बाद सरकार की जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई, एसआईटी गठित करके पूरे घटना की जांच कराना एसआईटी के माध्यम से त्वरित कार्रवाई बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ और उनके आदेशानुसार हुआ। हम समझते हैं कि एसआईटी के जांच का इंतजार करना चाहिए और तुरंत सरकार ने जो दोषी अधिकारी पदाधिकारी थे उनके ऊपर भी एफआईआर का आदेश दे दिया। तो हम समझते हैं कि सरकार सकारात्मक दिशा में जांच को बढ़ा रही है। थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और जो इनकाउंटर हुआ वो तो स्पष्ट है, उस पर आप क्यों बार बार ये प्रश्न कर रही हैं। मैंने एक लाइन में जब कहा कि यह देश कसाव को मौका दे सकता है तो भरत तिवारी को क्यों नहीं। एक ही लाइन में इसका उत्तर भी है और प्रश्न भी खत्म हो जा रहा है कि हम कसाव को मौका दे सकते हैं इस देश के अंदर, भरत तिवारी को नहीं। जो हथियार फेंक करके कह रहा है कि आओ अब मुझे हमारी बात हमको अरेस्ट कर लो, और उसको चारों तरफ से घेर कर आप ले जा रहे हैं और बाद में उसका इनकाउंटर हो जा रहा है। ताज्जुब की बात है, आश्चर्य की बात है। जो भी इसके लिए दोषी है उनको सजा होनी चाहिए। चीख चीख कर ये बात कही जा सकती है। इस देश का जो भी व्यक्ति संविधान में विश्वास रखता होगा, इस देश का कोई भी व्यक्ति संविधान को जानता होगा और संविधान में विश्वास रखता होगा, कहीं से भरत तिवारी के इनकाउंटर को उचित नहीं कह सकता है, चाहे वो किसी जाति किसी वर्ग कहीं का व्यक्ति हो। भरत तिवारी की जगह कल भरत शर्मा भी हो सकते थे, भरत राम भी हो सकते थे, भरत पासवान भी हो सकते थे। बात व्यक्ति का तिवारी शर्मा वर्मा का नहीं है, पासवान का नहीं है। बात भारत के संविधान में आस्था का है और भारत के संविधान ने अगर इस देश के अंदर कसाव को मौका दिया हथियार रखने के बाद, तो भरत तिवारी को भी मौका मिलना चाहिए था अपनी बात कहने का। कोर्ट उसको संज्ञान में लेता, कोर्ट उसको सजा देता। कोई व्यक्ति सजा देने के लिए ऑथराइज नहीं है हथियार रखने के बाद। एक आखिरी सवाल होगा सर आपसे। नीतीश कुमार जी के उप प्रधानमंत्री बनने की चर्चा बहुत ज्यादा है, लगातार मांगे उठ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे मालूम नहीं है, ये हमारा विषय भी नहीं है। कौन क्या बनेगा ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उनके मंत्री परिषद में किसको क्या जवाबदारी मिलेगी यह तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। यह सवाल हमसे बनता ही नहीं हमारे लिए। इस तरीके से नीतीश कुमार जी ने जब इस्तीफा, मैंने कहा यह प्रश्न मेरे योग्य ही नहीं है। यह मुख्य प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिपरिषद में किसको शामिल करेंगे, ये केवल और केवल, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो जिसको संविधान का ज्ञान होगा इसका जवाब दे ही नहीं सकते हैं। केवल और केवल यह विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी का है। राज्य के कैबिनेट में कौन शामिल होगा यह केवल और केवल विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है और केंद्र के कैबिनेट में कौन शामिल होगा यह केवल और केवल अधिकार प्रधानमंत्री जी का है। आप ही कहिएगा मोदी कैबिनेट, तो प्रधानमंत्री जी का कैबिनेट कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये उनका विशेषाधिकार है। इस पर कोई व्यक्ति अगर क्रिया प्रतिक्रिया देता है तो यथोचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो अभी आपने जीवेश मिश्रा जी बोला शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल हो गया, आप तो उस पर कुछ सवाल ही नहीं किया। आप तो ज्वलंत सवालों में ले जा करके हमको उलझाने का प्रयास किया। हम समझते हैं कि वो ठीक है जो आपने जो अपने कैमरे का रोल जहाँ से शुरू किया था, आपका पहला लाइन था कि हम बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर कुछ बात करेंगे देश और राज्य के ऊपर, और संभवतः उसका कोई सवाल नहीं है। आप ज्वलंत जो अभी सवाल चल रहे हैं
न जाने इस पर कितने नेताओं का बयान वक्तव्य आया होगा। आपने मुझे भी उसी दिशा में झोंक दिया। दरअसल हमारा ये था कि समय का थोड़ा अभाव था, इस वजह से खिंच गया। लेकिन आखिरी एक सवाल मैं ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि मैंने स्टार्ट में एक भूमिका बांध दी। तो शिक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, तो अभी बिहार जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और अभी जो बिहार का चुनाव हुआ था तो हमने देखा था कई ऐसे वादे किए गए, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। तो डबल इंजन की सरकार ने जो वादे किए हैं, उस हिसाब से, सारे दृष्टिकोण से क्या काम उस हिसाब से हो रहा है? शिक्षा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और सड़कें हो, इस पर देखिए, पिछले 20 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छे तरीके से बिहार में काम किया, और सम्राट जी उसमें और गति देकर उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो हम लोगों का वादा था चुनाव के समय कि हम हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलेंगे। हमारी बेटियां +2 तो कर जा रही है, आज हर पंचायत के अंदर +2 विद्यालय खुल गया। वो +2 तो कर जा रही है, लेकिन ग्रेजुएशन करने में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने पिछले चुनाव में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में ये वादा किया था कि हर प्रखंड में हम लोग डिग्री कॉलेज खोलेंगे, ताकि हमारे बच्चे +2 के बाद आसानी से ग्रेजुएशन कर सके, वे ग्रेजुएट हो सके। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में इस वादे को पूरा कर दिया गया है। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 1 जुलाई से बिहार के सभी प्रखंडों में लगभग बच्चों का एडमिशन, ये डिग्री कॉलेज खुल चुका है और बच्चों की नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और जहाँ तक बिहार की शिक्षा का सवाल है, तो अभी सरकार ने दमदार मंत्री भी शिक्षा विभाग में बनाया, आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी को, और वो जोरदार काम कर रहे हैं अपने विभाग के लिए। आप समझ लीजिए, मुझे पूरा आशा ही नहीं, पूरा यकीन है कि उनके नेतृत्व में शिक्षा अपने मुकाम पर पहुंचेगा। और बिहार सरकार, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सबसे ज़्यादा पैसा बजट के अंदर शिक्षा विभाग के लिए प्रावधानित किया गया। सबसे बड़ा बिहार का शिक्षा विभाग, सबसे बड़े बजट के आकार वाला शिक्षा विभाग है, और हम समझते हैं कि उसका समुचित प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए शिक्षा की जो व्यवस्था है, जिसके लिए बिहार जाना जाता था, आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी के नेतृत्व में वह मजबूत होगा। तो एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो सबसे ज़्यादा युवा के रोजगार और पलायन पर सवाल उठे थे, और एक एजेंडा बनाया गया था कि 5 सालों के अंदर अब जो सरकार आएगी 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। डंके की चोट पर ये बात कह रहा हूँ कि एनडीए की सरकार ने जो कमिटमेंट किया है बिहार के साथ 1 करोड़ रोजगार सृजन का, वो 1 करोड़ रोजगार सृजन करके ही अगले चुनाव में जाएंगे। ये बात भी आप लिख कर रख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो अभी आपने जीवेश मिश्रा जी को सुना, इनके बोलने के तरीके और बेबाकी अंदाज से इतना तो आप समझ गए होंगे कि अपने कार्य को लेकर के ये बहुत ज़्यादा ही कहते हैं उसको कि ललायित रहते हैं, क्योंकि हमने इनसे सवाल नहीं किया, पर इन्होंने उसको बताना बहुत बेहतरीन समझा कि किस हिसाब से एनडीए के सरकार में काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सभी पर इन्होंने बारीकियों से अपनी बातें रखी, सरकार की योजनाओं पर अपनी विचारधारा रखी। साथ ही अभी जो पूरे देश में ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसमें राम अयोध्या मंदिर से लेकर के भरत भूषण तिवारी तक का मैटर, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कैमरामैन संतोष के साथ अपराजिता सिंह, TNP न्यूज़, दिल्ली।